जागीरदार को समझ आई। सरकारी अमले में अपने शुभ चिंतकों से राय ली। उन्होंने यही परामर्श दिया कि दोनोरिया जी और उनके साथियों को मना लेने में ही समझदारी है। समझौते या मेल मिलाप की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व श्रीराम को सौंपा गया। उन्होंने दोनोरिया जी को अपनी जीत के लिए बधाई दी। एक छोटा सा औपचारिक कार्यक्रम रखा गया। उसमें सूरज प्रकाश ने दोनोरिया जी को लस्सी पिलाई, उन्हें अपना बेटा कहा और भरोसा दिया कि किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो तो हवेली का दरवाजा तुम्हारे लिए सदा खुला है। सूरज प्रकाश ने पहले जो कुछ हो गया उसके लिए क्षमा आदि तो नहीं मांगी, उसकी अपेक्षा भी नहीं की गई थी। सहयोग के आश्वासन में ही क्षमा का भाव निहित था। इस घटना के बाद जागीरदार ने लोगों को अकारण सताना लगभग बंद कर दिया। लठैतों के उपद्रवों पर भी बहुत कुछ अंकुश लग गया। सूरज प्रकाश और दोनोरिया जी के मिलाप के बाद कुछ साथियों ने राय दी कि विजय उत्सव मनाया जाए। श्रीराम इसके लिए सहमत नहीं हुए। उनके अनुसार जीत हार मानने से सूरज प्रकाश के अहम को चोट लगती। उसका कोई औचित्य नहीं था। उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं था, बल्कि न्याय और शांति का वातावरण बनाना था। वह बनना आरंभ हुआ, बस इतना पर्याप्त है। पिछले साल छिड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव अभी शेष था। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होने के बाद आंदोलन स्थगित सा कर दिया गया था। सरकार ने भी दमन की कार्रवाई छोड़ दी थी और दोनों पक्षों ने आमने सामने बैठकर मसले सुलझाने का रास्ता अपनाया। दमन करने वाले कानून वापस ले लिए गए। जिन पर हिंसा और संगीन अपराध के आरोप थे, उनके अलावा सभी राजनैतिक बंदी रिहा कर दिए गए। इस तरह आंदोलन और धरपकड़ की गर्मागर्मी कम हुई। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो चेतना जागी थी वह प्रगाढ़ ही होती गई। जिन दिनों उत्साह का वातावरण था, उन दिनों तो सैनिक पत्र की धूम मची हुई थी। आंदोलन की सूचना देने वाला यह प्रमुख माध्यम था। गांधी इरविन समझौते के बाद राष्ट्रीय भावनाओं पर अंकुश तो नहीं लग गया था, लेकिन गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। उसी के चलते सैनिक पत्र में भी थोड़ा उतार आया। कुछ कार्यकर्ता इस डर से अखबार छोड़ने लगे कि कहीं उन पर प्रशासन का कोप न टूट पड़े। यह डर निराधार ही था, फिर भी आशंका के मारे 4-5 लोग अखबार छोड़ गए। खबरों में वैसी तेजी नहीं रहने के कारण प्रसार संख्या में भी कुछ गिरावट आई। पालीवाल जी ने श्रीराम से कहा कि संभव हो तो वे भी थोड़ा हाथ बटाएं। श्रीराम ने सहयोग का स्वरूप पूछने की आवश्यकता भी नहीं समझी और हां कर दी। उन्हें संपादकीय विभाग में रखा गया। उन दिनों विधिवत नियुक्ति पत्र देने या वेतन आदि तय करने का चलन नहीं था। परिवार में अतिथि की तरह या स्वजन संबंधी की तरह संस्थाओं में प्रवेश किया जाता था। श्रीराम भी सैनिक परिवार के सदस्य बन गए। शुरू में आवल खेड़ा से प्रतिदिन आने जाने की बात सोची गई। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलाया भी सही, लेकिन बाद में आगरा में ही पड़ाव डालना आवश्यक हो गया। ताई जी इसके लिए अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए सैनिक में प्रतिदिन आने का क्रम कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया। लेख और स्थायी महत्व के समाचार, फीचर आदि आवल खेड़ा में रहकर ही तैयार कर लेते। तीसरे चौथे दिन आगरा आकर दे जाते। पहले दिन गए लेखों और वृत्तांतों के प्रूफ वहीं बैठकर पढ़ लेते और वापस आ जाते। ताई जी श्रीराम का इस तरह आना जाना और यहां भी आंदोलन आदि में हिस्सा लेते हुए व्यस्त रहना देखती थी। सप्ताह में 2 बार तो वे आगरा चले ही जाते थे। ऐसे अवसर भी आए जब उन्हें एक आध बार और जाना पड़ा। यह व्यस्तता देखकर एक दिन ताई जी ने अपने पास बिठाया और माथे पर हाथ फेरकर सहलाते हुए पूछा, बहुत कमजोर हो गए हो, खाना पीना जच नहीं रहा है शायद। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, भरपेट खा लेता हूं, दिन भर काम करता हूं। कमजोर होता तो ये सब कैसे कर लेता? श्रीराम ने उत्तर दिया। ताई जी ने इस उत्तर पर कोई गौर नहीं किया। वे अपने मन में पहले ही कोई व्यवस्था सुनिश्चित किए बैठी थी। श्रीराम ने स्पष्टीकरण को अनसुना किए ही वे बोली, आने जाने से बहुत परेशानी होती है ना, मैं अपने आप को समझा लूंगी, पालीवाल जी के साथ ही रहो। श्रीराम ने कहा, ठीक है। ताई जी ने अपने आंसू पोंछे। यहां आए थे तब देखा था, बहुत भले आदमी हैं, उनका हाथ बटाना।
कुछ देर रुक कर वे फिर बोली, बीच बीच में यहां आते रहना, हफ्ते में एक बार, एक दिन के लिए अवश्य ही। इस निर्देश के बाद उन्होंने हवेली के मुंशी जी को आगरा में प्रबंध करने के लिए कहा। प्रबंध क्या करना था? पालीवाल जी ने अपने पास ही रहने का प्रस्ताव रखा था। ताई जी का मानना था कि फिर भी अपने भरोसे रहना ही ठीक है।